जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ICAR IARA टेक्नीशियन का 2016 का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर है ASRB के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था 2016 में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें मैथ का पेपर है वो आज हम पढ़ेंगे, सोशल साइंस और साइंस का पेपर है वो हमने पहले ही हमारे चैनल पर सॉल्यूशन उसका करवा दिया था, तो आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो अभी जाकर उसको देख सकते हैं। मैथ का पेपर है वो अच्छे लेवल का पेपर है वो आया था, आप देखते हैं। जिसमें 10th के जो NCERT बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस है वो इसमें पूछे गए थे। अगर आपकी NCERT पे अच्छी पकड़ है तो आप इस पेपर में अच्छे से 25 में से 22 से 23 नंबर लेकर आ सकते हैं। अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी है, 10th की बुक पढ़ी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपके लिए इसमें 20 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा। पेपर है बहुत अच्छे लेवल का है। आज हम इसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आज हम करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चंस 25 के 25 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार भी बिल्कुल इससे हाई लेवल का पेपर आने का चांसेस है। इससे हल्का पेपर है वो इस बार भी नहीं आएगा। तो आज हम कंप्लीट इसके पेपर को देखने वाले हैं। पेपर है वो हिंदी में ही आपको मिलेगा। इंग्लिश की कॉपी है वो हमें प्राप्त नहीं हुई, किसी स्टूडेंट ने ही हमें ये पेपर भेजा था, तो इंग्लिश में नहीं भेजा है, हिंदी में ही आपको एडजस्ट करना होगा। तो हिंदी में ही पूरा पेपर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस पेपर को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा इसमें पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 26 नंबर प्रश्न है कि कोई विषम अभाज्य संख्या रूप में होती है जहां m कोई पूर्णांक है। तो आपको पता है पूर्णांक होते हैं वो प्लस इंटीजर्स और माइनस इंटीजर्स, मतलब 0 से लेके इधर -1 -2 इधर चलते हैं, और ये +1 +2 +3 तो इस प्रकार से होते हैं। तो ये बताना है कि तो विषम अभाज्य संख्या जो होती हैं वो किस रूप में होती हैं। तो इसमें पहला ही प्रश्न है वो थोड़ा डाउटफुल प्रश्न दे रखा है, क्योंकि अगर हम इसके ऑप्शनों पे बात करें तो प्रश्न का सही उत्तर है वो निकल कर नहीं आता। इसकी ऑफिशियल आंसर की से बात करें तो ऑप्शन डी है वो इसका सही आता है, परंतु अगर इसको भी हम सही से देखें तो इसका उत्तर भी गलत हो जाएगा। परंतु ऑप्शन डी है वो इन्होंने माना है, तो इसको ये मान के चलते हैं। क्योंकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में होता तो थोड़ा और कंप्लीटली पता चल जाता कि क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें ये क्वेश्चन इसलिए माना है कि 2m मतलब कोई भी पूर्णांक है, मान लो कोई पूर्णांक है, मान लो 1 है, तो 1 को हम जब 2 से गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाएगी, एक सम संख्या बन जाएगी। सम संख्या बन जाएगी तो सम संख्या में अगर हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक विषम संख्या बन जाएगी। तो ये बात तो सही होगी, विषम संख्या होगी वो 2m + 1 के रूप में होती है। वहीं इसमें अभाज्य संख्या जोड़ दिया है। वहीं अगर हम 2-3 मानों पर बात करें तो ये बात है ये सही हो जाती है, परंतु कई मान ऐसे आएंगे जिन पर ये बात है ये गलत हो जाएगी। जिस प्रकार से हम m का मान है वो 4 माने, तो इसका मान हम निकाले तो क्या हो जाएगा 2m, तो m की जगह 4 रखें तो 4 दूनी 8 + 1 तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, जो कि आप क्या है 3 से डिविजिबल है, तो ये अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से उत्तर तो उन्होंने डी माना है, परंतु इसका ऑप्शन है वो कौन सा भी सही नहीं आता है। तो उत्तर डी माना है तो हम डी ही मानकर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि दो संख्याओं a और b में a = x⁴ और y⁴ है तो b = x⁴ और y⁴ है, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य बताइए। मतलब हमें HCF बताना है। दो संख्याएं हैं आपके सामने, हमने इनका HCF बताना है। a का मान कितना दे रखा है कि x⁴ है और y⁴ कितनी है 3 है। वहीं b में दे रखा है कि x⁴ कितनी है 3 और y⁴ कितनी है 5। तो इनका HCF जो हायर मान है वो हमें बताना है। तो HCF जब हम इसका निकाल लेंगे तो इनमें मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन सा होगा। तो इसमें तो x⁴ 3 है और इसमें y⁴ 3 है, तो x⁴ 3 और y⁴ 3, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। परंतु ऑफिशियली आंसर की में इस प्रश्न को गलत माना है। वो क्यों माना है, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्याओं का भी रोल दे रखा है। अगर इनके मान हम रखें तो मान है वो अभाज्य संख्याओं में नहीं आते हैं, कि इसका जो कॉमन फैक्टर करके इसका गुणा करते हैं, मान लो कोई संख्या रखकर, तो इसका मान अगर हम 2 और 3 लें तो इसका जो कॉमन फैक्टर आता है वो 216 आता है, जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को डिलीट इन्होंने कर दिया था। सही से देखा जाए तो आंसर ए है वो इसका सही हो जाता है। आगे हम प्रश्न देखें। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि यदि बहुपद k - 1 × में x² + में kx + 1
का -3 एक मूल है तब दूसरा मूल होगा। एक बहुपद दे रखा है, ये द्विघात समीकरण वाला जो आपका टॉपिक है जो उसमें निर्देशांक ज्यामिति में और जो बहुपद वाला जो प्रश्न है पॉलिनोमियल, उनसे ज़्यादा प्रश्न है वो इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि k-1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 1, इसका एक मूल तो क्या दे रखा है हमें -3 दे रखा है, तो हमें दूसरा मूल है वो इसका ज्ञात करना है। तो एक मूल से ये संतुष्ट हो जाएगा, सीधी बात ये है। तो इसमें हम अगर x का मान -3 रखें तो k का मान है वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर इसमें हम ये -3 से संतुष्ट है तो बराबर में हम जो इक्वल 0 लगाकर इसके k का मान है वो निकाल सकते हैं। तो k का मान हम निकालें तो k का मान है वो इसका 4/3 आता है। क्या आता है? 4/3 आता है। 4/3 हमें उत्तर में ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो इसको टिक नहीं करना है क्योंकि ये उत्तर नहीं होगा। ये 4/3 हमारा k का मान आया है, हमें दूसरा इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो हमें समीकरण इक्वेशन दे रखी है इसमें हम पहले k का मान रखेंगे। तो इसमें k का मान हम रखते हैं तो क्या होता है 4/3 माइनस में 1 अपॉन में ये सॉरी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में k का मान कितना आया है 4/3 एक्स प्लस 1। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं तो x का मान है इसके दो फैक्टर है वो निकल कर आएंगे, x प्लस 3 और एक आता है x प्लस 1। तो इस प्रकार से दो इसके व्यंजक या गुणनखंड है वो निकल के आएंगे जिसमें x प्लस 3, तो x का एक फैक्टर है वो तो -3 आ जाएगा और एक फैक्टर क्या आ जाएगा x का आ जाएगा मूल -1। तो इस प्रकार से दो मूल इसके निकल कर आएंगे, एक तो x का -3 और एक x का आ जाएगा -1। तो -1 है वो इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी और भी घर पर ट्राई करके देख लिए। पहले आप -3 का इसका जो मूल का मान दे रखा है वो इसमें रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो मान आएगा हाँ 4/3 इसका k का मान वो इस समीकरण में रखकर आप दूसरा मूल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान है वो -1 इसका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस c का -1 एक मूल है तब अन्य दो मूलों का गुणनफल होगा। तो ये एक समीकरण दे रखा है, बहुपद दे रखा है, पॉलिनोमियल्स का ही क्वेश्चन है। आप देखते हैं पॉलिनोमियल से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये त्रिघात समीकरण आपका हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि ये त्रिघात समीकरण का एक मूल कितना दे रखा है हमें -1 दे रखा है। तो -1 से ये समीकरण क्या होगा एक संतुष्ट हो जाएगा। तो इससे ये संतुष्ट हो जाएगा तो इससे हम ये c का मान है वो निकाल सकते हैं। तो c का मान है जब हम इस समीकरण में -1 मान रखते हैं तो हम रख के दिखाते हैं कि x की जगह -1 रखिए तो क्या आ जाएगा पहले -1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा -1 रखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा मान 2 प्लस प्लस नहीं आएगा -5 और प्लस में c बराबर में क्या आ जाएगा इसमें 0 हो जाएगा। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा तो -6 प्लस 2। तो इसमें हम c की जगह क्या मान रखेंगे ये समीकरण है वो संतुष्ट हो जाए। c का जगह क्या मान रखें कि आगे 0 हो जाए। तो आप सभी को पता है कि c की जगह हम क्या रखें, मान लो 4 रखें, 4 प्लस 2 और ये 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। तो इस प्रकार से c का मान है वो कितने निकल कर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो c का मान है वो 4 निकल कर आता है। तो c का मान है वो तो 4 आ जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो सीधा इसका उत्तर 4 भी टिक कर सकते हैं, वो भी आपका तुक्का लग जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे अगर आगे हम देखें तो इसका जो त्रिघात समीकरण में एक जो व्यंजक बनते हैं इसके जो मूल बनते हैं वो इसके 3 मूल बनेंगे, अल्फा बीटा और गामा। इस प्रकार से इसके 3 मूल बनेंगे। अल्फा का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है -1। तो इसमें हम समीकरण को पता होगा कि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर क्या होता है, वो होता है -d/a। क्या होता है -d/a। तो अल्फा का मान हमें पता है क्या हो जाएगा -1 डॉट बीटा का मान हमें नहीं पता और गामा का मान भी हमें नहीं पता। हमें इन दोनों का मूलों का गुणनफल है वो पूछा गया है। तो बराबर क्या हो जाएगा -d का मान क्या है, c का मान हमें जो निकाला है वही d का मान हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा -4/a का मान कितना है तो a की जगह कर क्या है x के गुणन में कौन सी संख्या है कोई नहीं है तो 1 हम लगा देंगे। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और बीटा डॉट गामा मतलब कि जो बीटा और गामा दो जो मूल बचे हैं उनका गुणनफल कितना आता है वो 4 आता है। तो 4 है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो दो अन्य मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें समीकरण युग्म x + 2y = 5 3x + 6y = क्या है 20 है।
तो ये प्रश्न है, इसमें हमें पूछा है कि समीकरण है इसका हल है वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या अनंत हल होंगे या फिर कोई दो हल होंगे, तो ये हमें बताना है। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती। इसमें थोड़ा एडजस्ट ही कर रहे हैं फ़ोन पे, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, अपनी तरफ से ट्राई आप कर लीजिए। तो इसका हम किस प्रकार से हल निकालेंगे, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, जो निर्देशांक ज्यामिति वाला आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में 10th में, तो उसमें पढ़ा होगा कि कोई भी जो मूल होते हैं, समीकरण होते हैं, उनके अद्वितीय हल के लिए क्या जो समीकरण बताया गया है, कोई हल नहीं है उसके लिए बताया गया। तो अद्वितीय हल वालों के लिए क्या बताया गया है, a1/a2 बराबर नहीं होता है, क्या होता है, b1/b2। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो इसमें हम देखेंगे x का मान कितना है, 1 है, और इसमें a1 का मान कितना है, x के गुणांक क्या है, 1, और a2 का मान कितना हो जाएगा, 3। और इसी प्रकार से हम b1 का मान देखें तो b1 का मान कितना है, 2, और b2 का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और c1 का मान कितना है, 5, और c2 का मान कितना है, 20। तो आप इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो a1/a2 बराबर है b1/b2, और जबकि बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये समीकरण है, किस में होता है, तो ये होता है, किस में होता है, ये हमारा होता है कोई हल नहीं है। तो कोई हल इस नहीं है, इसका सही जवाब यही हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x + 2y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 5। आगे हम इसमें करें तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 6y बराबर क्या हो जाएगा, 20 हमारा हो जाएगा। तो इसको हम जब क्या करते हैं, दोनों समीकरण को बराबर करते हैं। बराबर किस प्रकार से करेंगे, ऊपर वाले समीकरण को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा समीकरण का मान, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x + 6y = क्या हो जाएगा, 15। तब इन दोनों को हम घटाएं तो इसमें x और y का हमें मान है, मूल है, वो नहीं प्राप्त होते हैं, c के ही मूल प्राप्त होते हैं। तो जिसमें x और y के मूल ही प्राप्त नहीं हो, वो क्या रेखाएं होती हैं, वो आपस में क्या होती है, समांतर होते हैं। तो समांतर रेखाओं में कोई भी हल है वो प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन सी है वो सही जवाब इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे इसमें, अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण युग्मों का यदि एक समीकरण 2x + 3y = 5 है, तब दूसरा समीकरण हो सकता है। तो अद्वितीय हल, ये नाम हमें दे रखा है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए एक जो थ्योरम बनती है, क्या बनती है, a1/a2 नॉट इट = b1/b2। तो ये थ्योरम इसमें बनती है। तो a1 का मान कितना दे रखा है, 2, और b1 का मान कितना दे रखा है, 3। तो हमें इनके बटे में क्या संख्या लगाएं कि ये दोनों बराबर ना हो। तो आप देखते हैं इसमें 2 है और इसमें भी 3 है, ऑप्शन में हम देखते हैं तो 2 और 3 हम लगाएं तो ये तो बराबर हो जाएंगे, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन सी देखें तो इसमें हम 4 लगाएं और इसमें ये 6 रखें, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखें तो x का मान 1 है, 1 लगाएं, और y का मान भी 1 है, तो 2/1 और क्या हो जाएगा, 3/1। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है वो इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से इसको हल करना है। अगर पूरा हल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय है वो इसमें खराब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द्विघात समीकरण x² प्लस में kx माइनस में जो क्या है, इसमें ब्रैकेट k+1 = 0। तो इसमें k है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस समीकरण को हमें हल करना है। द्विघात समीकरण ये दे रखा है, तो इसको हल करेंगे हम। जो सूत्र होता है b² माइनस में 4ac, इस सूत्र के द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो इसका मान आता है वो 0 से क्या होता है, k+2 क्या होता है, सॉरी k+2/2 ये क्या आता है, ये मान आता है। तो ये मान क्या होता है, इसका 0 से ज़्यादा होता है। तो ये मान इसका आएगा जब इसको आप हल करेंगे। ये जो सूत्र दे रखा है b² माइनस 4ac, इसके द्वारा आप इसको हल करेंगे तो इसका मान यही आएगा k+2 का होल स्क्वायर। तो ये जो मान होता है ये आप सभी को जानते हैं, k के किसी भी मान के लिए ये मान है, ये क्या होएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सभी मूल पूर्णांक मूल होंगे जब k पूर्णांक होगा। मतलब k का मान जब हम कोई पूर्णांक लेंगे तो सभी मूल जो होंगे वो क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे। तो ऑप्शन डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसको घर से प्रैक्टिस करके जरूर से ट्राई करें किस प्रकार से आपको ये करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी के 12वें और 9वें पद के बीच अंतर का निरपेक्ष मान 27 है
और समांतर श्रेणी के प्रथम पद के वर्ग 27 है, तब समांतर श्रेणी का पांचवा पद नहीं हो सकता है। तो पांचवा पद कौन सा पद नहीं हो सकता, ये हमें बताना। तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का ये प्रश्न है वो पूछा गया, ज्यादातर समांतर श्रेणी से ही प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न है, इसमें कुछ एरर है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। आप इसको इस प्रकार से सॉल्यूशन तो हम बता सकते हैं कि इस प्रकार से आपको करना है, परंतु इसके ऑप्शन है वो कोई नहीं दे रखे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि क्या दे रखा है T12, तो इसमें जो 12वां पद है और उसका जो 9वां पद है उसका अंतर कितना दे रखा है, हमें 27 दे रखा है। तो 12वां पद आप सभी को पता है, प्रथम पद प्लस में क्या हो जाएगा 11वां पद गुणा में इसके सार्वंतर इसका जो है उससे गुणा कर देंगे, तो और ए प्रथम पद जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12वां पद आ जाएगा, बराबर क्या माइनस क्या हो जाएगा इसमें a प्लस में 8d बराबर कितना आ जाएगा, ये 27 के बराबर होता है। तो इसको हम जब सोल्व करें तो 3d बराबर क्या आता है, 3d बराबर आ जाएगा हमारा 27। तो d का मान है वो क्या आता है 9 आता है। तो d का मान हमारा 9 आता है। तो a का मान जो प्रथम पद है उसका मान कितना आ जाएगा, प्रथम पद सॉरी a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा वो 27 होता है, और a बराबर क्या आ जाएगा 27 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से इसका मान है वो आप निकाल सकते हैं, और इसका मान है वो हमेशा क्या हो जाएगा नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार से इसका मान है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो नेगेटिव में एक ही मान दे रखा है 15, और ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो इसलिए इस प्रश्न के उत्तर है वो सही नहीं दे रखे हैं, इसको हटा दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें 34 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी के चौथे पद तथा सातवें पद क्रम से 17 और 32 हैं, तब समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्व अंतर है। ये श्रेणी दे रखी है, तो इसमें चौथा पद और सातवां पद हमें दे रखा है 17 और 32 है, तो इसका अंतर बताना है सार्वंतर, और क्या इसका जो प्रथम पद हमें बताना है। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि इसका समांतर श्रेणी में प्रथम पद मान लो a है, और इसका हमें चौथा पद दे रखा है। चौथा पद कितना दे रखा है, चौथा पद कौन सा होगा, तीसरा पद गुणा इसका सार्वंतर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका चौथा पद हो जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है हमें 17 दे रखा है, तो ये चौथा पद ही होगा, मतलब प्रथम पद और जो तीसरे पद में हम प्रथम पद जोड़ देंगे तो आगे क्या हो जाएगा चौथा पद ही तो आएगा। तो इसी प्रकार से हम सातवां पद को मान ज्ञात करेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा 6d बराबर क्या हो जाएगा ये 32। जब इसको हम सोल्व करें तो इसका मान क्या आ जाए है 3d बराबर क्या आता है 15, और d का मान क्या आता है हमारा 5। तो d का मान सार्वंतर कितना आया हमारा 5 आया। तो सार्वंतर 5 है, वो इसका सार्वंतर का मान हम इसमें रखते हैं, तो इसका मान इसमें से कौन से भी जो समीकरण है दोनों में से कौन से में भी अगर हम d का मान रखते हैं तो जो a का मान निकल कर आता है, a का मान है वो 2 निकल कर आता है। आप रख कर देख लीजिए, d का मान 5, तो कितना हो जाएगा ये a प्लस में 15, a प्लस में क्या हो जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा 17। तो a का मान है वो 2 निकल कर आता है। तो क्या आता है, जो सार्वंतर है d का मान है वो तो आता है हमारा 5, और जो प्रथम पद है वो क्या आता है 2 आता है। क्या आता है 2, तो ऑप्शन डी है 2 और 5 इसमें दे रखा है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, तो ये रेखागणित से रिलेटेड प्रश्न है हमारा पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में रेखाखंड AC और BD P पर ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं कि PA बराबर 8, PB बराबर 4, PD बराबर 6 और PC बराबर 3 हो, तो कोण APB बराबर कितना आता है 50 डिग्री। तो कोण PDC बराबर 30 डिग्री है, तब कोण PBA का मान हमसे पूछा है। तो इस प्रकार से ये दो त्रिभुज बनते हैं, ये जो P है ये AC और जो है आपकी DB इसको क्या करती है, ये प्रतिच्छेद करती है, तो बीच से प्रतिच्छेद करती है, ये P है। तो PA का मान हमें 8 दे रखा है, और इसी प्रकार से PD का मान हमें 6 दे रखा है, और PC का मान 3 दे रखा है सॉरी, और कोण PAB का मान कितना है हमारा 50 डिग्री हमें दे रखा है, इसका मान 50 डिग्री हमें दे रखा है। तो इस हमसे पूछा है कि कोण PDC का मान तो हमें 30 डिग्री दे रखा है, कोण PBA हमसे पूछा है PBA, तो ये जो कोण का मान है ये हमसे पूछा है। तो ये जो दोनों त्रिभुज बनते हैं PBA, त्रिभुज क्या बनता है PBA, और कौन सा त्रिभुज बनता है दूसरा, वो बन रहा है त्रिभुज PDC। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों आपस में क्या है सर्वांगसम है या समरूप आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो मान होगा इनके कोणों का मान भी इनके बराबर ही होगा। इसमें 30 डिग्री है तो ये 50 डिग्री है, तो ये कोण का मान भी 50 डिग्री ही होगा। तो 50 और 30 कितने हो गए 80, तो इन दोनों का मान 80 है, तो ये तीसरे कोण का मान क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये 100 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है 100 डिग्री है वो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
यदि दो त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ के लिए ए बी अपॉन में डी ई बराबर है बी सी अपॉन में ई एफ बराबर कोण बी बराबर क्या है कोण ई और ए सी बराबर है 1/2 डी एफ, तब इनके बारे में हमें से पूछा गया है। मान लो कोई दो त्रिभुज है, इस प्रकार से हमने दो त्रिभुज बना लिए, आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे दो त्रिभुज। तो इन त्रिभुज क्या है ए बी सी, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज है हमारा, इसमें क्या है डी और ई और एफ, तो ये हमारे दो त्रिभुज हो गए। तो इसमें क्या है ए बी बराबर क्या है, ए बी के बराबर क्या है हमारा डी ई, तो ये जो ए बी का है रेखा, तो ये इसके बराबर क्या है ये डी हो जाएगी। वहीं आगे क्या है बी सी के बराबर क्या है हमारी ई एफ, तो बी सी के बराबर ये जो बी सी है इसके बराबर क्या है ई एफ, और कोण बी का मान है वो कोण ई के बराबर है। ये कोण बी है ये किसके बराबर है कोण ई के बराबर है। और जो एस सी का मान है, एस सी का जो मान है वो कितना है 1/2 डी एफ, मतलब एस सी का मान, एस सी अगर 2 सेंटीमीटर की है तो ये कितनी सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये त्रिभुज है वो आपस में किस प्रकार से हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हैं आपस में क्या है समान है, परंतु क्या है सर्वांग सम नहीं है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा सही जवाब इसमें हो जाएगा कि समान है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो ऑप्शन सी को आपको करेक्ट करना है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें 4 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का औसत 2015 है तब महत्तम संख्या है। 4 क्रमागत संख्याएं हैं, समप्राकृत संख्याएं हैं, उनका जो औसत दे रखा है वो 2015 हमें दे रखा है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या महत्तम संख्या हमसे पूछी गई है। मान लीजिए 4 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली मान लो n है, उसके बाद कौन सी है n+2, उसके बाद क्या आ जाएगी n+4, और इसके बाद जो लास्ट संख्या होगी वो कौन सी होगी n+6। तो इनका औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 215। तो इन सभी को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़कर 4 संख्या है तो 4 का क्या कर देंगे भाग, और उसके बराबर आएगा वो 2015 के बराबर हमारा ये मान आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका मान आता है वो आता है 4n+12 अपॉन में 4 बराबर क्या आ जाएगा 2015। तो इसको पूरा सब सोल्व करोगे तो आपका n का मान आएगा निकल कर वो कितना आ जाएगा 2012। क्या आता है n का मान 2012 निकल कर आता है। तो n प्रथम संख्या 2012 है, तो जो अंतिम संख्या महत्तम संख्या होगी वो कौन सी है हमने मानी है n+6। तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2018। तो महत्तम संख्या क्या होगी हमारी 2018, जो कि ऑप्शन ए में हमें दे रखा है। तो ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में डी ई समांतर है बी सी के तब x का मान हमसे पूछा है। तो डी ई, ये जो डी ई रेखा दे रखी है ये किसके समांतर है बी सी के समांतर है। तो x का मान हमसे पूछा है, तो x का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो x + 11, क्योंकि पूरे त्रिभुज को बीच में से डिवाइड कर रही है, तो x + 11 किसके बराबर होगी है 3x + 11 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x + 3 बटे क्या हो जाएगा 3x - 2। तो इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। वज्र गुणा आप इसका कर सकते हैं, तो वज्र क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो x का मान है वो निकल कर आ जाएगा, x का मान है वो आपका निकल कर आएगा 5। तो 5 है वो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x का मान है वो 5 ही निकल कर आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 39 क्वेश्चन देखिए इसमें कि बिंदु -4 और 0, 2 और 0 और 0 और 5 किसके शीर्ष हैं। ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। तो इनके बीच की हमें पहले दूरी निकालनी होगी। एक एक शीर्ष की हम अगर दूरी निकालें, मान लो इसके ये 2 शीर्ष दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालें। तो दूरी किस प्रकार से निकालते हैं हम, x1 - x2 का होल स्क्वायर लेते हैं। इसी प्रकार से हम प्लस में लगाते हैं y2 माइनस में y1 इसके होल स्क्वायर और इसके साथ में इनका वर्गमूल लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो मान निकालते हैं पहले और दूसरे चर से इसका मान निकालते हैं, इसका मान निकल कर आता है वो 6 निकल कर आता है। तो इसमें एक त्रिभुज बनेगा, ये जो शीर्ष बनता है इस प्रकार से, तो इसका मान 6 आएगा। दूसरे का निकालेंगे तो आप इसका एक का मान -√41 आएगा और दूसरे का मान आएगा इसमें
√29। तो इस प्रकार से इसके मान है वो निकल कर आएंगे। तीनों शीर्ष के आप कर निकाल कर देख लीजिए। तो इसका आप देखते हैं ये तीनों भुजाएं हैं अलग अलग आई हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज बनता है, ये विषमबाहु त्रिभुज आपका बनता है। तो विषमबाहु त्रिभुज इसका सही हो जाएगा। या फिर इसको आप ग्राफ के द्वारा भी इसको सही कर सकते हैं। इस प्रश्न को अगर आपको ये नहीं निकालना आता तो ग्राफ के द्वारा भी आप देखते हैं। पहला जो मान दे रखा है -4 और 0, तो -4 तो अक्स का मान क्या है -4, तो अक्स का मान -4 किधर होगा, इधर ही तो होगा। मान लो ये मान हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका -4 और 0 ये मान हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ये देखें कि दूसरा मान क्या है आपका, अक्स का मान 2 है और वाई का मान कितना 0, तो ये किस प्रकार से आएगा, तो ये इधर लिखा जाएगा कि अक्स का मान है वो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इधर इसका मान रख लेते हैं, तो अक्स का मान क्या हो जाएगा, ये 2 और 0। थर्ड देखते हैं, इसमें 0 और 5 हमें दे रखा है, तो अक्स का मान 0 है, वाई का मान 5, तो ये इधर होगा। तो 0 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 5। इसको आप मिलाकर देख लीजिए किस प्रकार सा त्रिभुज बनता है। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज ही बनेगा। इसमें आप ठीक से ग्राफ से करके देखोगे तो विषमबाहु त्रिभुज ये आपका बनता है। तो ऑप्शन डी है वो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q में प्रतिच्छेद करती है। यदि PQ का मध्य बिंदु -3 और -5 है तब PQ के निर्देशांक हो सकते हैं। मान लो आपको इसको ग्राफ से कर देखिए या फिर बेसिक जो लॉजिक है उससे भी करेंगे तो भी ये क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ग्राफ मान लीजिए आप इस प्रकार से ग्राफ बनाइए, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स और ये हो जाएगा आपका वाई। तो इसमें क्या बता रखा है कि PQ है, P और Q में प्रतिच्छेद करती है एक्स एक्स को, तो इस प्रकार से ये प्रतिच्छेद करेगी, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसमें हमें बीच का ये जो मान है ये हमसे पूछा है। ये मान कितना दे रखा है हमें, -3 और -5 दे रखा है। तो P और Q के निर्देशांक पूछा है, ये P हो गए ये Q हो गए, इनके निर्देशांक हमसे पूछे गए। तो आप बेसिक नॉलेज लगा के देखिए कि अक्स का मान कितना दे रखा है हमें -3, तो अक्स का -3 है, तो ये जो इसका मध्य मान है तो इसका जो पूरा मान होगा वो इसका दुगना या तिगुना या फिर इस प्रकार से ही तो होगा, क्योंकि इसका ही मल्टीप्लाई होगा। तो -3 का मल्टीप्लाई है वो अक्स में आप देखिए कौन सा मान है, तो -3 का मल्टीप्लाई में 6 दे रखा है और यहाँ दे रखा है -3, यहाँ दे रखा है और ये 6 भी दे रखा है, ये तो नहीं होगा प्लस का, तो और कहीं पर इसका मान नहीं दे रखा है। तो 2 ऑप्शन हो गए। वही आगे हम 5 देखें तो आगे y का मान कितना दे रखा है -5, तो y का मान भी इसके मल्टीप्लाई में होगा। तो 5 के मल्टीप्लाई में क्या आता है 10 आता है, तो 10 है वो अक्स का मान, y का मान इधर ही दे रखा है और कहीं पर भी नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। या इनके आपके बीच के जो दूरी निकाल कर भी इसका उत्तर है वो निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन इसका बी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसमें कि यदि कोस 4α बराबर साइन अल्फा और 4α इज नॉट ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तब कोस 5α का मान हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या दे रखा है कि कोस 5α बराबर कितना दे रखा है हमें साइन अल्फा दे रखा है, ये दे रखा है। तो आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा ये 4α प्लस में अल्फा, इसका दोनों का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा ये 5α बराबर क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो साइन क्या पूछा है कोस 5α, तो कोस 5α की जगह क्या आया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री का मान क्या आता है वो 0 ही आता है। तो 0 है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है 0 है वो इसका सही मान हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 88 डिग्री और कोट 89 डिग्री, तो इनका मान है वो हमसे पूछा गया है। तो इसको आप सोल्व करेंगे, बेसिक क्वेश्चन एकदम सिंपल। तो कोट 1 डिग्री 2 डिग्री इस प्रकार से आप करेंगे तो कोट क्या आता है कोट 1 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 90 माइनस में 1 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका करेंगे तो ये आपस में कट पिट जाएगा और इसका मान है वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 है, इसका सही मान है वो 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु P जो कि त्रिज्या 6 वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है और बिंदु Q और R पर P सेवर्त के लिए स्पर्श रेखाएं बनाती है। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो इस प्रकार से कोई वृत्त है, इस प्रकार से आपको कोई वृत्त बना लेना है। तो वृत्त से क्या बताया कि वृत्त से बिंदु P जो कि वृत्त की त्रिज्या 6 वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब ये वृत्त के केंद्र है, इससे पूरी कितने है 10 सेंटीमीटर दूर है।
तो ये मान लो इधर है, ये यहाँ पर क्या है P है। तो ये पूरी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6। तो ये 6 है, तो ये क्या बच गई 4 सेंटीमीटर आपकी बच गई। तो क्या बनती है ये स्पर्श रेखाएं खींचती है। तो इस प्रकार से ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं ये बनाती है। तो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपको खींच लेनी है इस प्रकार से। तो ये जो दूरी होगी ये भी आपको पता है 6-6 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या वो हर जगह समान होगी। तो 6-6 सेंटीमीटर ये होगी। तो ये दूरी हमसे 4 दे रखी है, ये 6 होगी। तो हमसे ये दूरी हम पता कर सकते हैं कि ये दूरी का मान है वो कितना होगा। तो 6-4 ये क्या है ये बीच की दूरी। इस प्रकार से इसमें 2 त्रिभुज है वो आपके बन रहे हैं। तो इस प्रकार से 2 त्रिभुज बन रहे हैं और ये आपका 90 डिग्री का कोण है। तो इसमें ये 10 है, ये 6 दे रखी है। तो ये जो मान होगा ये कितना होगा, ये मान आपका 8 आ जाएगा। तो ये दूरी है ये आपकी कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आप सभी को ये मान है ये आपको पता चल गया है किस प्रकार से। और दोनों त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिए या फिर एक त्रिभुज का निकालकर 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणा क्या हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 6 गुणा 8। तो इस प्रकार से आप इसका मान निकालेंगे। तो 2 तिये 6, तो 8 तिये 24 दूनी 48, क्या हो जाएगा 48। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। तो इसको आप करके देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है हमारे इसमें, फातिमा यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाती है तो वह दूसरे शहर में साढ़े 6 बजे पहुंचती है। और यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाती है तो वह दूसरे शहर में साढ़े 4 बजे पहुंच जाती है। यदि वह दूसरे शहर में 5 बजे पहुंचना चाहती है तो वह किस गति से कार चलानी होगी। तो फातिमा है, तो इसकी स्पीड पहले हम देख लेते हैं। स्पीड कितनी है, एक 30 किलोमीटर है प्रति घंटा और दूसरी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड होती है वो किसकी होती है, टाइम की रिवर्स होती है। तो टाइम का जो अनुपात हो वो क्या हो जाएगा आपका 60:30 हो जाएगा। इस प्रकार से रेशियो हो जाएगा। तो इसको हम काटते हैं तो इसका मान क्या आता है 2:1। तो ये रेशियो इसका आ जाएगा टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो, टाइम का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 1, कितना निकल कर आता है 1। और हमें क्या दे रखा है ये जो रेशियो है कितना है 6 बजे और 4 बजे का जो अंतर है, एक जगह वो 6 बजे पहुंचती है, एक जगह वो 4 बजे पहुंचती है। तो 1 के बराबर मान कितना आता है हमारा 2 आता है। तो इसका जो टाइम होता है ये कितना हो जाएगा 4 घंटे। इधर तो 4 घंटे लेती है और इधर कितने लेती है वो 2 घंटे लेती है। तो इस प्रकार से आपको इसका मान निकालना है। तो इसमें पूरी दूरी हमें निकालनी है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो 4 घंटे समय लेती है। तो मतलब दूरी कितनी हो गई पूरी 120 किलोमीटर हो गई। तो 120 किलोमीटर की दूरी है। और क्या हमसे पूछा कि वह दूसरे शहर में 4 बजे पहुंचती है। यदि वह दूसरे शहर में 5 बजे पहुंचना चाहे, 5 बजे पहुंचना चाहती है, मतलब कि अगर 6 बजे पहुंचती है तब उसको कितना समय लगता है 4 घंटे का समय लगता है। 6 बजे पहुंचती है तो 4 घंटे का समय लगता है। 5 बजे पहुंचना चाहिए तो 1 घंटे कम लगेगा, मतलब 3 घंटे उसको लगेंगे। तो 120 में किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में अगर तय करना चाहे तो कितनी दूरी स्पीड से उसकी कार चलानी होगी, वो चलानी होगी उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा वो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी है वो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसी धनराशि पर 2 साल के लिए 8% की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में धनराशि पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज के बराबर होगा। यदि साधारण ब्याज की दर हमसे पूछी गई है, साधारण ब्याज की दर पूछी गई है, तो कोई धनराशि है वो 2 वर्ष, जो 2 वर्ष इसमें टाइम दे रखा है और जो दर दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है हमें 8% दे रखी है। तो इससे हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2 वर्ष का और 8% अगर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हम अगर ब्याज निकालें चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो कितना आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो वो कितना आता है हमारा 16.64 रुपये है वो निकल कर आता है। 16.64 है वो % निकल कर आता है। इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो निकल कर आता है। तो ये किसके बराबर है, साधारण ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज है उसके बराबर है। तो मूलधन तो सेम ही है, तो साधारण ब्याज के बराबर है। तो रेट हमसे पूछी गई है तो 2 गुणा आर होगा। तो आर का मान हम निकालेंगे तो इसमें 2 का भाग हम देते हैं, तो 2 का भाग देते हैं तो इसका मान आता है वो 8.32% हो जाएगा। तो 8.3% ऑप्शन ए दे रखा है वो इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये 3 दोस्त ए बी सी ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और उनका बिल 30 रुपये आया। बी और सी ने जितना भुगतान किया उनका आधा ए ने किया और सी ने ए और बी के द्वारा दी गई धनराशि का 5वां हिस्सा दिया। तो बी ने कुल कितना भुगतान दिया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितने रुपए खर्च किए हैं 30 रुपीज़ इन्होंने खर्च किए हैं। तो इन्होंने आगे क्या बताया है कि बी और सी ने जितना भुगतान किया, मतलब बी प्लस सी ने जितना भुगतान किया
उनका आधा, तो इनका आधा है वो किसने किया, ए ने किया, तो ए का मान ये निकल कर आएगा। इसी प्रकार सी ने कितना किया, ए और बी के द्वारा दी गई धनराशि, ए प्लस बी के द्वारा दी गई धनराशि का 5वां हिस्सा है वो सी ने दिया। तो ये दो इक्वेशन है वो बनकर आती है। तो इनको जब आप सोल्व करते हैं तो इनका मान है वो आप निकालेंगे, तो ए का मान है वो कितना आ जाएगा आपका, 15 रुपीज आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, इसको सोल्व करेंगे या फिर आप बेसिक नॉलेज से आप इसको करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ए का मान है वो 15 रुपीज है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक घड़ी को दोपहर 4 बजे सेट किया जाता है, वह 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है। सेकंड को और ध्यान न दें तो चौथे दिन दोपहर जब घड़ी 1 बजाती है तब सही समय क्या होगा। मतलब कोई घड़ी है वो 24 घंटे के अंदर 20 मिनट है वो पीछे हो जाती है। कितने मिनट पीछे हो जाती है, 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है। तो आप देखते हैं इसमें 1 घंटे में कितने मिनट पीछे होगी वो आप पता कर लीजिए। उसके बाद आप 4 दिन का इसमें बताया गया, चौथे दिन दोपहर के 1 बजे, तो 4 दिन में ये टोटल आप देखें तो 80 मिनट है वो पीछे हो जाएगी। परंतु 4 बजे इसका पूरे 4 दिन होंगे तो ये 1 बजे ही पहले बच जाती है। तो 3 घंटे हमें घटाने, 3 घंटे में कितने मिनट पीछे होगी, तो वो लगभग 3 मिनट पीछे होती है 3 घंटे में। तो इसमें 77 मिनट है वो पीछे चलती है। तो 77 मिनट पीछे चलती है तो हमसे ये 1 बजा है, 1 बजने में अगर हम 77 मिनट जोड़ दें तो 77 मिनट जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 2:17 PM। तो ऑप्शन बी है वो सही जवाब इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत 15% बढ़ा दी जाती है और बेची जाने वाली वस्तु की कुल संख्या 10% घटा दी जाए तो आय में कितनी वृद्धि होगी। कोई वस्तु है उसकी जो कीमत है उसमें 15% हमें बढ़ा देते हैं, मतलब 15% अगर उसको हम इंक्रीज कर दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 15/100। इस प्रकार से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/20 है वो इसका मान आता है। 15% का मान ये आता है 3/20। मतलब पहले उसका जो मूल्य था वो कितना था, 20 रुपये, उसके बाद कितना कर दिया है, 23 रुपये इसका मूल्य है वो कर दिया है। इसी प्रकार से अगर उसकी कुल संख्या, मान लो कुल संख्या 10% कर दी, पहले वो 10 वस्तुएं बिकती थी, उसके बाद वो क्या है, 9 वस्तुएं ही बिकती हैं, मतलब एक 10% घट जाती है। तो इसको हम सोल्व करते हैं आपस में तो कितना मान आता है, टोटल कितनी आते हैं 200, इसका बराबर कितना आता है, इसका मान 207। तो मतलब कि 200 के बराबर कितना आता है, 207, मतलब कि 7 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, ये 200 पर हुई है वृद्धि, और गुणा में 100 आप लगा लीजिए। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो लगभग इसका मान आता है 3.5% इसका मान है वो निकल कर आता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है 3.5%। अगला प्रश्न हमारे इसमें, एक चॉकलेट ड्रिंक में आयतन में 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस ड्रिंक में 25 लीटर में 5 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए तो चॉकलेट के ड्रिंक में आयतन कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। मतलब कि एक चॉकलेट की एक ड्रिंक है, उसमें आयतन है पूरा उसका भरा हुआ है, तो उसमें 8% शुद्ध चॉकलेट है, तो 92% तो है अशुद्ध और 8% क्या है, शुद्ध। तो इसमें बताया गया कि इस ड्रिंक में 25 लीटर में 5 लीटर दूध है और मिलाया जाता है। तो 25 लीटर हम मान लेते हैं, तो 25 लीटर के अंदर जो चॉकलेट होगी वो शुद्ध कितनी होगी, तो शुद्ध तो 23 ही होगी, और अशुद्ध है वो अशुद्ध 23 होगी, शुद्ध कितनी होगी, 2% इसमें चॉकलेट होगी। तो इस प्रकार से मान होगा। तो इसमें 25 लीटर अगर हम मान मिलाते हैं तो 25 तो कितना होगा, इसमें 5 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। 25 लीटर में क्या मिलाता है, 5 लीटर शुद्ध दूध मिलाते हैं, तो इसमें 5 लीटर दूध मिलाते हैं कि मान कितना आता है, 28 मान आता है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो कितने पे आता है, 2 बटे क्या आता है, 28 गुणा में 100। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करें तो इसका मान है वो 7% वो निकल कर आता है, लगभग 7 पॉइंट कुछ आता है। तो 7% आप इसको सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें एक परीक्षा में 60% बच्चे अंग्रेजी में फेल हुए, 52% गणित में, और जबकि 32% है वो दोनों विषय में फेल हुए। अगर 220 विद्यार्थियों ने दोनों परीक्षा में पास हुए तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी। तो इसको आप देख लीजिए कि 60% अंग्रेजी में फेल हुए, 52% गणित में फेल हुए। तो अब इसको जोड़िए, कितना आता है, इसका मान 112 आता है। और क्या बता रखा गया आगे, 32% है वो दोनों विषय में फेल हुए, तो 32 इसमें से घटा दीजिए तो क्या आता है 80%। तो 80% टोटल स्टूडेंट है वो फेल होते हैं। तो 80% फेल होते हैं तो पास कितने होते हैं, 20%। तो 20% का मान कितना दे रखा है, 220 दे रखा है। तो 1% का मान आएगा वो कितना आएगा आपका, सॉरी हमें 100% का मान ज्ञात करना है, तो 220/20 गुणा में आप 100 लगा लीजिए। तो इसका मान आप निकालते हैं तो इसका मान है वो 1100 स्टूडेंट आता है। तो 1100 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इस प्रश्न को भी इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था। तो
तो इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो डियर फ्रेंड्स ये थे पूरे 50 के 50 प्रश्न आपके सोशल साइंस के। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।